Hi, welcome back once again to the online platform of ICRA IAS. My name is Dr. Abhinav Singh and I welcome you all on the behalf of ICRA IAS. And today I have brought a very, you can say, enticing topic before you, and not in a, you can say, study mode, but in a story mode. आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी किसकी? डॉलर की, जिसमें हम बात करेंगे कि दुनिया में करेंसी सिस्टम कैसे जनरेट होता है, डॉलर कैसे अस्तित्व में आता है, किस तरीके से अमेरिका डॉलर को एक सुप्रीम करेंसी और द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, और दुनिया में क्यों डॉलर का एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसकी एक अलग जगह क्यों है। क्यों हम अक्सर सुनते हैं कि जिन देशों में हाइपर इन्फ्लेशन वाली बात होती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन वाली बात होती है, वहां पर स्टेबल करेंसी के तौर पर डॉलर को देखा जाता है और वो डॉलराइजेशन की बात करते हैं। क्यों आज की डेट में इंडिया, बाकी देश डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। हम क्यों फिर डॉलर से, एक तरफ डॉलर सुप्रीमेसी है और फिर हम अब डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। क्यों हर समय जब भी हम डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। तो बहुत सारे मुद्दों को रिलेट करेंगे आज के इस लेक्चर में। लेक्चर नहीं कह सकते, मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके इन सभी मुद्दों से अटैच हो सके। और वीडियो में आप अगर बने रहेंगे तो आप देखेंगे ये 3 पार्ट्स में हम इसको कर रहे हैं। पहले तो हम बात करेंगे डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी की, दूसरी हम बात करेंगे कि डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड वाई राइट नाउ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द डी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज। तो स्टेप वाइज बनने में शुरुआत करते हैं। बात करते हैं करेंसी की। मुद्रा, करेंसी दुनिया में आई कैसे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। अगर बात करें इंसान की, एक छोटी सी कहानी है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी। उस समय उसको एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सारी नीड्स, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो नेचर से पूरी कर लेता था। पहनने के लिए नेचर पे डिपेंडेंट था, एनिमल स्किन, पत्ते वगैरह। खाने के लिए नेचर पे डिपेंडेंट था, हंटर। उस समय इंसान एक हंटर हुआ करता था, अभी तो किलर हो गया है, लेकिन उस टाइम पे हम हंटर थे। तो एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाउ द मैन स्टार्टेड, यू कैन से, सोशलाइजेशन। अब वो ग्रुप्स में इंटरेक्शन करना शुरू किया, वो ग्रुप्स में रहना शुरू किया, उनकी आबादियाँ बढ़नी शुरू हुई। और जब आबादी बढ़नी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उनकी नीड्स भी बढ़नी शुरू हुई। और अब जब एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो दुनिया में सबसे पहला फॉर्म इकोनॉमी का आता है जिसको आप कहते हो गिफ्ट इकोनॉमी। व्हाट इज गिफ्ट इकोनॉमी? एक्सपेक्टेशन बेस्ड इकोनॉमी, वेयर द इमीडिएट ट्रांजैक्शन इज नॉट देयर। इमीडिएट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, क्विड प्रो क्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इस एक्सपेक्टेशन में कि कल आप हमारे लिए भी कुछ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है जो पेमेंट नहीं करता है, बट आप करते हो इस उम्मीद में कि कभी तो सामने वाला भी पैसे निकालेगा। तो गिफ्ट इकोनॉमी आती है। मामला और आगे बढ़ता है। अब एग्रीकल्चर की खोज हुई, इंसान ने जंगल साफ किए, उसने खेत बनाए, खेत में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब इंसान सारा काम खुद से कर रहा है। वो कपड़े भी बना रहा है, वो खेती भी कर रहा है, वो कैटल हियरिंग भी कर रहा है, वो अपने इक्विपमेंट्स भी बना रहा है, अपना घर भी बना रहा है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क नहीं था, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था। तो डिसाइड हुआ कि जो खेत बने तो खेतों के अगल बगल इन्होंने रहना शुरू किया, यानी सेटलमेंट की बात हुई। एग्रीकल्चर के साथ सेटलमेंट आती है, इंसान सेटल होना शुरू हो जाता है। और अब जब सेटलमेंट इंसान के बढ़ रहे थे तो अब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की बात होती है कि भाई एक फैमिली एक ही काम करे तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी होगी काम में, और वो उसमें माहिर हैं, दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क।
तो किसी को घर बनाने का काम दे दिया, किसी को कैटल रियरिंग का काम दे दिया, किसी को सिर्फ खेती करने का, किसी को सिर्फ सिक्योरिटी करने का, ये सारे काम डिवाइड कर दिए। अब जब प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। अब प्रोडक्शन जब बढ़ा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू किया, तो एक नई इकोनॉमी की व्यवस्था सामने आई जिसको आप कहते हो बार्टर इकोनॉमी, commodity transaction based economy, in which goods and services are transacted, are exchanged against other goods and services। तो हम बार्टर की तरफ मूव कर गए। बट बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। सिंपल भाषा में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो और सामने वाला उसको देने को भी आपको तैयार हो, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल है। जैसे मुझे शक्कर चाहिए, सामने वाले के पास शक्कर है लेकिन उसको देने के लिए, अपनी शक्कर मुझे देने के लिए उसको उसके बदले में सब्जियां चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं उसके बदले में, तो ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चीज़ों के बदले चीज़ें, ट्रांजैक्शन में एक लिमिटेशन हो जाती है, ट्रांजैक्शन की लिमिट हो जाती है, बायर जो है वो सेलर को खोजेगा, सेलर जो है बायर को खोजेगा, तो लोगों ने गांव गांव घूमना शुरू कर दिया अपने सामान को बेचने के लिए या कहीं से सामान खरीदने के लिए। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या आता है? हम एक ऐसे भगवान को ढूंढते हैं जिसका ना ही कोई कास्ट है, ना ही क्रीड है, ना ही रीजन है, ना ही रिलीजन है। इसको सब एक्सेप्ट करते हैं, इसमें ना शुद्धता है ना अशुद्धता है, बिना विचार किए हम इसको ले लेते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू एंड व्हाट इज कॉल्ड मनी। Money came into the existence and we moved forward towards the monetary based economy, a monetary economy. Now money came into the existence in the scene, in the scenario. लेकिन मनी का भी इवोल्यूशन है। बार्टर से हम बिटकॉइन तक आ गए दोस्त, और मनी का इवोल्यूशन आप देख रहे हो। तो दुनिया में जो सबसे पहली मुद्रा आई उसको हमने बोला कमोडिटी मनी। जिन चीज़ों को लंबे समय तक हम रख सकते हैं और जिन्हें कैरी करना थोड़ा आसान है, उनको हमने करेंसी बनाना शुरू किया। जैसे नमक, सॉल्ट, स्पाइसेस, टोबैको, अल्कोहल, क्योंकि इनकी डिमांड थी मार्केट में और इनमें हमने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। एनिमल स्किन, आइवरी, शीप्स, शेल्स, कॉन्चेस, तो हमने कमोडिटी को मनी की तरह यूज करना शुरू किया। नमक ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता था और इसको लंबे समय तक आप रख भी सकते थे और उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी थी, सबको चाहिए था। कहानी यहां से आगे बढ़ती है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि कमोडिटीज जो हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है, क्योंकि यहां पर उसकी डिमांड और सप्लाई की उसकी वैल्यू तय करती है। जैसे यूरोप में मसालों की बहुत डिमांड है, तो वहाँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर बहुत प्रीशियस हो सकता है, बट इंडिया में नहीं। हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से फिर हमने एक ऐसी मनी की तलाश करनी शुरू की जिसकी वैल्यू भी स्टेबल हो, और वो स्टेबल वैल्यू होती है गोल्ड की। गोल्ड, सिल्वर, इनमें ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, इन मेटल्स में। बट प्रॉब्लम ये थी कि इनमें क्वालिटी की बात कर लें, क्वांटिटी की बात कर लें, ना फंजिबिलिटी थी ना ही यूनिफॉर्मिटी थी। अब मान लो कि आपके हाथ में एक सोने का, ये किन से बिस्किट तो ना कहूँगा, बुलियन है, या सिंपल एक रॉ गोल्ड आपके हाथ में है, एंड you are carrying that particular raw gold in the market and you want to purchase something. In what portion you should make your payment? Is it possible to do so? You have to determine. You have to negotiate with other person also. Every time, in every transaction, you have to do that. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? फंजिबिलिटी नहीं थी। कितना सोना दें, जिसको दो उसके दिमाग में भी शक कि पता नहीं प्योर है या इम्प्योर है, क्योंकि सोने के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? प्योरिटी का फैक्टर है। तो जैसे लीडिया वगैरह देश हैं, इन्होंने इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे देशों ने इसको करेंसी, मतलब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, फंजिबिलिटी लाने के लिए
इसको एक यूनिफॉर्म शेप देना शुरू किया करेंसी में। तो मेटेलिक जो है, मेटेलिक मनी जो है वो मेटेलिक करेंसी में, करेंसी इन द सेंस कॉइन्स में, इसके कॉइन्स बना दिए उन्होंने, कॉइन्स में कन्वर्ट हो गए। तो कॉइन्स का जन्म हुआ दुनिया में। कॉइन्स के साथ भी एक समस्या, इसको ले जाना, कैरिंग कॉस्ट बड़ा मुश्किल। आप जो है गुजरात के सूरत से यूपी के किसी जगह पे बनारस में आ रहे हो और आप सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के कैरी कर रहे हो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन कैरिंग द थिंग्स। नॉट ओनली दैट, रिस्क ऑफ लॉस्ट, रिस्क ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ये सारे भी उससे अटैच थे। कोई छीन ले, कहीं खो जाए, कहीं गिर जाए। तो लोग क्या करते थे ना, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और पैसे के साथ अगर उनको मूव करना होता था, तो जैसे कि मान लो मैं बनारस में हूँ, तो बनारस में मैं एक लोकल गोल्ड स्मिथ के या सोनार के पास जाऊंगा और उसके अपने जो सोना है मेरे पास, गोल्ड के सिक्के या सिल्वर के सिक्के या प्रीशियस मेटल्स की बात कर लें, जो भी है हमारे पास, उसको मैं उनके पास जमा करूंगा और वो सोनार मुझे एक देगा रिसीट, विच विल बी इन द बियरर फॉर्म, ओवर विच ऑल द थिंग्स आर रिटन। कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, और वो रिसीट मुझे दे देगा। और जो बनारस वाला बंदा है, सूरत में एक बंदे से बात उसकी होती है, वो उसका पार्टनर है, वो बोलेगा कि अगर आपके पास ये रिसीट, मेरी मोहर, मेरी साइन, ये सब अगर ये रिसीट अगर आपके सामने ले आता है कोई बंदा, तो उसको उतने अमाउंट का गोल्ड आप ट्रांसफर कर देना, वहां पर गोल्ड के सिक्के उसको दे देना, ताकि वो सूरत में अपनी खरीदारी कर सके। अब ये काम आसान हो गया। आपको करना क्या था कि अपने गोल्ड वगैरह को गोल्ड स्मिथ के पास जमा करना था, वो आपको रिसीट देता और जिस रिसीट से फिर आप ट्रांजैक्शन को यहां पर कैरी करते, राइट। बट ये सिस्टम जो था वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज था, इनफॉर्मल था, क्योंकि पूरी मार्केट को अब गोल्ड स्मिथ्स चला रहे थे। अभी तो कोई फॉर्मलाइजेशन इसका नहीं हुआ था। फॉर्मलाइजेशन तब शुरू हुआ जब चाइना वगैरह और भी दूसरी जगहों में यही काम बैंक्स ने शुरू किया। और बैंक, आपको पता है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो आप अपने जो भी गोल्ड हैं, जो भी सिक्के हैं, वो अपनी बैंक में जमा करते थे और बैंक दूसरी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करती थी और हर बैंक अपनी रिसीट देती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने पैसे एसबीआई में जमा किए तो एसबीआई ने अपनी रिसीट दे दी, ठीक है। अब ये रिसीट लेकर मैं जा रहा हूं, मैं वहां पर एसबीआई का हो सकता है कोई पार्टनर हो या एसबीआई की जो रिसीट हो वो सब लोग एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। उनकी भी रिसीट हम एक्सेप्ट करते हैं तो मेरी रिसीट वो एक्सेप्ट करते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम इसमें इंटर करता है तो ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं रिसीट्स में। नाउ देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। पीपल आर ट्रांजैक्टिंग among them in the terms of paper receipts, और यहां जन्म होता है पेपर करेंसी का। दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव मनी आ गई, पेपर करेंसी आ गई। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी करेंसी जो आपके पास है, जैसे हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स में क्या है, फिर सेंट्रल बैंक केम इनटू द एग्जिस्टेंस। 1913 में आपका फेड रिजर्व आ गया, 1935 में आपके यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, ये इसमें इंटर करते हैं और ये पूरे सिस्टम को फिर अपने हाथ में लेते हैं। इनको हम कहते हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज। तो जो भी करेंसी होती है, जो भी आपके हाथ में पेपर का वो टुकड़ा है, उसकी वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो उसकी अवेलेबिलिटी और दूसरी उसकी गारंटी, क्योंकि वो रेगुलेटेड मनी है। इशुअर टेक्स गारंटी ऑफ रिपेमेंट। आपके हाथ में जो भी नोट है उस पर लीजेंड लिखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस सम ऑफ मनी। नीचे गवर्नर के साइन होंगे। क्यों? क्योंकि उतनी ही एसेट उनके पास रखी है। हालांकि अब कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है कि अपनी करेंसी आप आरबीआई के पास लेके जाओ और वो आपको उतने का अमाउंट का कोई एसेट गोल्ड वगैरह यहां पर दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। आरबीआई गोल्ड, आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स,
आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह अपने पास मेंटेन करती है, जिसके बदले में आपको वो नोट जारी करके देती है। ठीक है, इसी नाते हर एक नोट जो इश्यूअर होता है उसके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी कहानी कहीं और भटक रही है, हम फिर से वापस मुद्दे पे आते हैं। हम डॉलर की बात कर रहे थे। देखो, जब ये गोल्ड वाला सिस्टम शुरू हुआ ना, कि जिसके पास गोल्ड है वो पेपर रिसीट बैंकों के पास गोल्ड आ रहा है, पेपर रिसीट जारी हो रही है, ये सब हो रहा है, दुनिया में ट्रेडिंग शुरू हो गई, एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ने लगा, और दुनिया में फिर एक रेस शुरू होती है, गोल्ड रश। यूके की इकोनॉमी जो है यहां पर सीन में आती है। यूके क्या करता है कि भाई जैसे आपको बहुत ज्यादा गोल्ड चाहिए, ठीक है, तो आपको अपनी ट्रेड बढ़ाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। वो गोल्ड है या वो पेपर रिसीट है, बात बराबर है, क्योंकि वो फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन है। इसी सिस्टम को हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया में आ चुका था, तो ऐसे में गोल्ड रश शुरू होती है। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसकी रिसीट की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है, उसी की रिसीट में ट्रेडिंग होगी। तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में दुनिया में ट्रेड होता था उस टाइम पे, और पाउंड वाज अ डोमिनेंट करेंसी एट दैट टाइम। अब ब्रिटेन के पास रिसोर्सेज नहीं थे, इस नाते इन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया कि रिसोर्सेज वहां पर है, उनसे हम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दुनिया में बेचेंगे, और दुनिया भर की रिसीट हमारे पास आएगी, जिसको हम गोल्ड में कन्वर्ट करा लेंगे, और इस तरह दुनिया में सबसे पावरफुल इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। और ये इस रेस में सिर्फ ब्रिटेन नहीं था, पोर्तुगीज, स्पेनिश, बहुत सारे लोग थे। ये सारा खेल चलता रहा टिल द ब्रेकआउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? अमेरिका का। क्या ये सही है? नहीं, फायदा सबसे ज्यादा होता है दोस्त, नुकसान सबसे ज्यादा होता है ब्रिटेन का। उनकी इकोनॉमिकल लॉस बहुत होते हैं। अमेरिका इकोनॉमी आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गई। कैसे बन गई उस पर थोड़ा सा देखते हैं, कनेक्ट करते हैं स्टोरी को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ब्रिटेन के एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए। उन वॉर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी करेंसी प्रिंट करनी, मतलब अपनी रिसीट्स को प्रिंट करना शुरू किया। रिसीट्स या करेंसी सेम है, यहां पर मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उससे के नाते क्या हुआ कि उनके गोल्ड रिजर्व डिप्लीट करने लगे। भाई कुछ भी आपको खरीदना है, वेपन खरीदने, बाकी सारी चीज, और पूरा यूरोप डिस्टर्ब उस कंडीशन में। यहां पर अमेरिकन इकोनॉमी जस्ट उस समय शुरू हो रही थी। अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776 बट बिकेम द इकोनॉमिक पावर इन आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अमेरिकन इकोनॉमी ने क्या किया कि गुड्स एंड सर्विस बनाए और यूरोप में बेचना शुरू किया, क्योंकि वो लोग तो वॉर रिडन थे, वो बना नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, यूरोप की इकोनॉमीज को लोन देना भी शुरू किया पहले वर्ल्ड वॉर में, न्यूट्रल स्टैंस अपनाते हुए। और अमेरिका के पास अब गोल्ड आना शुरू हो गया। इवन अमेरिका जब लोन देता था तो उसके बदले में गोल्ड रिजर्व रखवाता था अपने पास। द रोरिंग 20s का आप नाम सुनते हो। अमेरिकन इकोनॉमी जब बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी उसको कहते हैं द पीरियड ऑफ रोरिंग 20s आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्रॉम 1921 टिल द ब्रेकआउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन विच स्टार्टेड ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका। तो 1921 से 29 तक द रोरिंग 20s का समय अमेरिका के लिए था। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी। और फिर ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, जो कि 1939 तक चलता है टिल द ब्रेकआउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था जियोनॉमिक्स का, क्योंकि ये रेस पैसे की थी, इकोनॉमिक पावर बनने की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1944 का समय, और अमेरिका के पास एक ऐसा मौका कि फिर से डिप्रेशन में इनको काफी नुकसान होता है, तो फिर से इनको सीन में आने का एक मौका मिलता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में अमेरिका कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि यूरोप को अब यूरोप में एक वैक्यूम है, और
उस वैक्यूम को फुलफिल कर रहा अमेरिका बाय टेकिंग ओवर द मार्केट ऑफ यूरोप। अपने एलाइज वो तैयार कर रहा है यूरोप में। मार्शल प्लान लाना क्या था? यूरोप की जो खराब हो चुकी इकोनॉमीज थी उनको रीडेवलप करने के लिए अमेरिका अपनी मदद कर रहा है। अमेरिकन कंपनी यूरोप में अपनी मार्केट देख रहे हैं और अमेरिका को एक और मौका मिलता है फिर से सीन में आने का। सो अमेरिका कॉल्ड अप अ मीटिंग विच इज नोन एज ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। ठीक है, तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो एक सिस्टम बनाया जाता है दुनिया में एक्सचेंज रेट का, उसको आप कहते हो ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसमें अमेरिका कहता है ना, देखो भाई अपनी करेंसी को गोल्ड से क्यों लिंक कर रहे हो? गोल्ड रश स्टार्ट हो गई, देख रहे हो दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर्स हो गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज खत्म हो गई। ठीक है, और अमेरिका को अच्छे से पता था कि 74% गोल्ड तो मेरे ही पास है दुनिया का रिजर्व में, अभी भी हाईएस्ट रिजर्व अमेरिका के पास ही है। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया को कन्विंस किया कि अपनी करेंसी को आप लिंक कर दो डॉलर से, ना कि गोल्ड से, और ट्रांजैक्शन आप शुरू कर दो डॉलर्स में। तो पहला मसौदा ये रखा, दुनिया ने कहा हम आपके डॉलर पे भरोसा क्यों करें, उसकी वैल्यू किससे लिंक हो है? तो बोले कि डॉलर इज फुली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो अमेरिका ने डॉलर को एक डोमिनेंस पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया कि फुल कन्वर्टिबिलिटी होगी। कन्वर्टिबिलिटी को आप यूं रिलेट कर सकते हो कि डॉलर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है और गोल्ड जो है वो डॉलर में भी कन्वर्ट हो रहा है। आपके पास गोल्ड है, डॉलर ले सकते हो जिस रेट पर वो डिटरमाइंड है, या आपके पास डॉलर है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड में विथ अमेरिका। डॉलर आपके पास है, आप ले जाओ अमेरिका के पास, वो आपको गोल्ड दे देगा उतने बराबर। उस समय जो वैल्यू डिटरमाइन की गई थी वो था $35 इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। 1 आउंस इज अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, वहां पे आउंस चलता है। तो अमेरिका ने ये ऑप्शन दिया दुनिया को, तो कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन दिया, दुनिया स्विच कर गई। बट अमेरिका यही नहीं रुका, उसने हमेशा डॉलर पे डिपेंडेंसी दुनिया की बनाए रखने के लिए दुनिया भर की चीजें की। फॉर एग्जांपल 1945 में सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे उनके साथ उन्होंने पैक्ट किया। पैक्ट ऑफ व्हाट? क्योंकि अमेरिका को पता था कि रीबिल्ड करने में इकोनॉमीज को यूरोप वगैरह की, या जो हमारे देश हैं इधर साउथ एशियन नेशंस हैं वगैरह वगैरह हैं, सबको रीबिल्ड करने के लिए तो जाहिर सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी का जो सोर्स है वो गल्फ में है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के बिजनेस को अगर हमने डॉलर्स में डील कराना शुरू कर दिया तो डॉलर विल बी द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। तो ये करने के लिए अमेरिका क्या करता है, सऊदीया से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नेगोशिएट करता है कि आप जो क्रूड ऑयल दुनिया में, गल्फ का नेता कौन है? सऊदी अरेबिया। क्रूड ऑयल मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन की बात कर ले, बाकी सारी चीज़ों की बात कर ले, या सब सऊदीया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ का वो नेता है मिडिल ईस्ट का, सब उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे में हमने सऊदीया से पैक्ट, अमेरिका ने सऊदीया से पैक्ट किया कि आप जो भी क्रूड ऑयल की जो सेलिंग करते हो उसका जो पेमेंट लेते हो वो डॉलर्स में होगा, आप लो। तो उन्होंने बोला क्यों? बोला देयर आर 2 थिंग्स। पहली बात कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप पर हमला, हम पर हमला, ठीक है। इसी नाते मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए इजराइल को सपोर्ट करता है ताकि डिपेंडेंसी बनी रहे, अमेरिका का इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस वहां पर बना रहे, कभी कोई यूनाइट हो ही ना पाए। तो अमेरिका की ये चाल में सऊदीया आ गया कि भाई एक तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन पे भी बम वगैरह गिरा दिए गए थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी बात, दुनिया में क्रूड ऑयल निकालने का जो दम था वो केवल 2 देशों के पास था, जो तेल कंपनियां थी, सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कंपनियां, एक तो अमेरिका के पास, दूसरा ब्रिटेन के पास। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन अमेरिका का एलाई बन चुका था, क्योंकि इतना कमज़ोर हो गई थी उसकी इकोनॉमी, और उसको सर्वाइवल के लिए अमेरिका का सपोर्ट चाहिए था। ऐसे में
ब्रिटेन के हाथ से बाजी चली गई और अमेरिकन कंपनीज गल्फ नेशंस में आकर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका ने इसको बेचना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा था, अमेरिका के पास बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो अमेरिका ने क्रूड ऑयल के जो भी चीज़ें थी, जो भी डीलिंग्स थी, उसको डॉलर में कराना शुरू किया। अब पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए और सप्लायर सिर्फ एक देश, अमेरिका। तो पहला पॉइंट हो गया, कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन दिया। दूसरा पॉइंट हो गया, ट्रेड मजबूर किया दुनिया को कि वो ट्रेड डॉलर्स में करे, क्योंकि जो भी गल्फ वाले तेल बेच रहे थे वो डॉलर्स में बेच रहे थे। और अमेरिका जो है, आपको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में एक ऐसी भी लड़ाई चली जिसमें गोलियां तो नहीं चली, लेकिन कंपटीशन बहुत था रशिया और अमेरिका के बीच में, द कोल्ड वॉर पीरियड। इस कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि अमेरिका के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने लगे, जिसके नाते उन्होंने डॉलर को भी प्रिंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेन सप्लायर डॉलर है और दुनिया की भाई ट्रेड को भी डॉलर को केटर करना है, तो ऐसे में डॉलर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। एक टाइम तो ऐसा हुआ, क्योंकि देखो होता क्या था ना कि ये जो कन्वर्टिबिलिटी वाला सिस्टम था, इसमें बाकी यूरोप के देशों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और अमेरिका में क्या था कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। अब उसके मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आसान शब्दों में आप समझ लो कि आपके पास डॉलर है, आप तुरंत गए अमेरिका के पास और आपने उसको कन्वर्ट करा लिया गोल्ड में, बिकॉज गोल्ड हैज़ अ स्टेबल वैल्यू इन कंपेरिजन टू डॉलर। दुनिया क्यों भरोसा करे डॉलर पे? और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि गोल्ड की ट्रेडिंग का मामला फंस रहा था। ट्रेडिंग का मामला कैसे फंस रहा है? अब गोल्ड की दुनिया में दो प्राइस हैं। एक तो ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत अमेरिका बता रहा है कि हम गोल्ड को इतने में लेने को तैयार है, इतने डॉलर के बदले, या आप अगर डॉलर ले आओगे तो इतना गोल्ड हम आपको देंगे। तो एक प्राइस तो अमेरिका बता रहा है, दूसरा वर्ल्ड मार्केट गोल्ड की जो है वो डिमांड एंड सप्लाई बता रही है उसकी। तो ऐसे में अब डॉलर और गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू हो गई दुनिया में। जैसे एक छोटा एग्जांपल, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में गोल्ड बहुत सस्ता है, मार्केट में बहुत सस्ता है, तो हमने गोल्ड लिया और हमने जो है डॉलर में कन्वर्ट करा लिया उसको, ठीक है। और डॉलर हमारे पास अब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक अमाउंट में इसको सोचते हैं कि मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस, चलो एक ज़्यादा वाला मान लेते हैं, गोल्ड का प्राइस मार्केट में जो है वो 100 रुपये है और अमेरिका जो डिक्लेयर कर रहा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम में वो 200 रुपये कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में गोल्ड सस्ता है और अमेरिका जो दे रहा है, मतलब डॉलर के बदले जो दे रहा है वो महंगा, मतलब उसका महंगा वाला रेट चल रहा है। तो मार्केट से आप खरीद के किसको दे दोगे? अमेरिका को, और वो 200 के हिसाब से आपको पैसे दे देगा, तो आपका तो फायदा है ना। तो दुनिया में ट्रेडिंग शुरू हो गई और इसमें एक डर ये था, अमेरिका को एक डर हमेशा से रहा है कि कभी भी दुनिया स्विच कर सकती है। जैसे ही उसको प्रेशर फील होगा तो लोग ऑल्टरनेटिव्स जो है वो खोजना शुरू कर देंगे या फिर रिवोल्ट कर देंगे दुनिया वाले डॉलर के खिलाफ। तो उसने दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस को मैनिपुलेट करना शुरू किया, जिसके लिए उसने एक सिंडिकेट बनाया यूरोपियन नेशंस के साथ, 7-8 देशों का एक संघ बनाया और ये गोल्ड के प्राइस के मैनिपुलेटर थे, क्योंकि इनके पास रिजर्व था। एक तो रिजर्व अमेरिका के पास था, एक रिजर्व यूरोप वालों के पास था। तो इन्होंने इसका मैनिपुलेशन करने का आइडिया बनाया कि गोल्ड के प्राइसेस भी हमारे कंट्रोल में रहे, ताकि डॉलर जो है, जो ये एक्सचेंज वाला सिस्टम है, इसको हम प्रिवेल सस्टेन करा सकें। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मार्केट है आपकी, जैसे लंदन गोल्ड एक्सचेंज मार्केट है, तो सिंडिकेट बना के बोला कि मार्केट में जब गोल्ड की सप्लाई ज़्यादा हो तो आप खरीद लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सब हमारे एलाइज हो, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं रीबिल्डिंग में, बाकी सारी चीज़ों में। और जब मार्केट में गोल्ड बहुत कम है ना, जब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका नुकसान फिर हमें होगा। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा तो अमेरिका से गोल्ड लेके लोग मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। डॉलर आपके पास है, आपने अमेरिका से गोल्ड लिया 50 के भाव और 200 के भाव मार्केट में बेच दिया, तो फ़ायदा आपका है। तो उन्होंने बोला कि अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है तो गोल्ड की सप्लाई आप बढ़ा दो, और प्राइस बहुत कम है तो गोल्ड वहाँ से उठा लो। एंड यूरोपियन नेशंस अग्रीड ऑन दैट एंड दे स्टार्टेड डूइंग सो। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि इसमें यूरोप के जो देश थे ना, स्विट्ज़रलैंड हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको नुकसान होना शुरू हो गया था, ठीक है। इनको जब नुकसान होना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम हो गई।
और इस नाते इन्होंने इस सिस्टम से भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब अमेरिका के सामने एक मुसीबत ये भी थी कि दुनिया में किसी एक करेंसी के बस का नहीं कि पूरे दुनिया के ट्रेड को संभाल सके। 1967 तक जो है मामला बहुत बिगड़ चुका था, और 1967 में फिर अमेरिका ने मतलब ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत आईएमएफ ने एसडीआर वगैरह इंट्रोड्यूस किया ताकि वो डॉलर को सप्लीमेंट कर सके वगैरह कर सके। लेकिन फिर भी ये सिस्टम कन्वर्टिबिलिटी का जो ऑप्शन था वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि इनका गोल्ड रिजर्व अमेरिका का डिप्लीट होना शुरू हो गया था और गोल्ड के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का आइडिया भी इनका फेल कर गया। तो ऐसे में रिचर्ड निक्सन की सरकार थी, इन्होंने आकर इस सिस्टम को सस्पेंड कर दिया। टेम्परेरी वे में इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई कुछ टाइम के लिए हम जो कन्वर्टिबिलिटी वाला ऑप्शन है इसको हटा रहे हैं। तो इन्होंने कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड कर दिया। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड करोगे तो दुनिया पे भरोसा क्यों करेगी। और इस बार सबसे पहला जो विरोध आता है वो आता है सऊदीया से कि साहब आपने बोला था कि तेल बेचो और डॉलर मिलो और डॉलर कन्वर्ट होगा गोल्ड में, चाहे डॉलर है चाहे गोल्ड है, दोनों बात बराबर है, बट अभी तो आप मना कर रहे हो। अब हम कैसे करेंगे इसको फिर? अब तो हमें गोल्ड चाहिए भाई, हम डॉलर में ना लेने वाले पेमेंट। अब भाई उनको कन्विंस कैसे करोगे? क्योंकि अगर ये गल्फ नेशन का जो सबसे बड़ा सरपंच है ये पीछे हटा तो बाकी सब भी डॉलर से पीछे हट जाएंगे। इनको कन्विंस कैसे करोगे? ना फिर एक नई चाल, पेट्रो डॉलर्स। पेट्रो डॉलर्स में एक ऑप्शन था कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, तेल बेच रहे हो, उसका पेमेंट आप डॉलर में ले रहे हो, आपका नुकसान नहीं होगा, भले उसको हम कन्वर्ट ना करें गोल्ड में अभी फिलहाल। वो पैसा लाकर आप अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दो, वहां से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल जाएगा। और ये जो पैसा, जैसे गल्फ नेशन में सऊदीया के पास डॉलर आया, डॉलर वो ले जाकर अमेरिकन इकोनॉमी में डाल दिया, इसी को कहा गया पेट्रो डॉलर्स। अमेरिका में असेट्स खरीद लो, अमेरिका से गुड्स एंड सर्विस ले लो, अमेरिकन बैंक्स में आप जमा कर दो वही डॉलर लाके, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो जिस पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और इसी सिस्टम को आपने बोला पेट्रो डॉलर्स। तो पेट्रो डॉलर की यहां पर बात होती है। उसके बाद अमेरिका यही नहीं रुकता है, उसने स्विफ्ट नेटवर्क लॉन्च किया, करवा दिया यूरोप से। ठीक है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में स्विफ्ट एक कोड जनरेट किया गया। ठीक है, अब देखो स्विफ्ट कोड जो है, जैसे कि आप इंडियन बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो तो यू नीड आईएफएस कोड। सिमिलरली जब इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रांसफर होता है तो वहां भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए स्विफ्ट एक कोड की हम बात करते हैं। हर बैंक का अलग अलग है, उसके हिसाब से वो नेटवर्क, मतलब डॉलर के, सिंपल भाषा में डॉलर के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्विफ्ट कोड की आपको आवश्यकता है। बिना उसके नेटवर्क के आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। या तो डायरेक्टली आपके पास डॉलर्स हो तो ही आप कर सकते हो, या आपके पास कोई एक अलग सिस्टम हो। ठीक है, क्योंकि स्विफ्ट से पहले टेलेक्स वगैरह यूज होते थे, तो स्विफ्ट कोड की हम यहां पर बात करते हैं। स्विफ्ट का मतलब है SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, वी आर जस्ट ट्रांजैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए इंडिया में किसी बंदे को अमेरिका ब्रिटेन पैसा भेजना है, डॉलर में पेमेंट करना है या सऊदीया में पेमेंट करना है, तो बैंक के ही थ्रू होगा। मेरा अकाउंट है SBI में, मैं SBI के पास गया और मैंने बोला कि भाई सऊदीया में इतना पेमेंट इस बंदे को करना है, इंटरनेशनल, मैंने कुछ इंपोर्ट किया वहां से। देन फिर मेरी बैंक अपने उस पार्टनर से, अपने उस LI से बात करेगी, या जो भी उसका LI सऊदीया में होगा, कि तुम्हारे पास अगर डॉलर है तो तुम ट्रांसफर कर दो। लेकिन ये सारा जो काम है ये इंफॉर्मेशन के थ्रू ही होगा। SBI विल रेज द डिमांड ऑफ डॉलर इन सऊदी अरेबिया, ठीक है, आस्किंग टू अ पर्टिकुलर पार्टनर, पर्टिकुलर बैंक हो सकती है वो। और मान लेते उस बैंक के पास पैसा नहीं है, तो इन बैंकों ने क्या किया ना, अपने अकाउंट अमेरिकन बैंक्स के पास खोले जिनके पास डॉलर थे, तो डॉलर का ट्रांसफर इस तरीके से होने लगा। इंफॉर्मेशन जाए और फिर डॉलर का ट्रांसफर हो, तो दुनिया स्विफ्ट नेटवर्क पे आ गई। बिना स्विफ्ट नेटवर्क के अब आप डॉलर आपके पास है भी तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। और अब अमेरिका ने डॉलर को कर लिया वेपनाइज। वेपनाइज करने का मतलब क्या है कि अगर आप डॉलर के खिलाफ गए, आप कोई भी हो XYZ, तो आपको इस नेटवर्क से निकाल देंगे। आपके देश के खिलाफ हम सैंक्शंस लगा देंगे,
क्यों अमेरिकन सैंक्शंस की बात होती है? कभी सुना है कि इंडिया गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाया, किसी देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया? क्या इंडिया नहीं लगा सकता? लगा सकता है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अमेरिका लगाएगा तो उसका फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर देगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है डॉलर के अलावा कि किसी में आप ट्रेड कर सको जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जिसकी वैल्यू बहुत स्टेबल हो। इस नाते अमेरिकन सैंक्शंस की वैल्यू है। और जितने भी देश अमेरिका के इस डॉलर वाले सिस्टम के खिलाफ गए, उनकी इकोनॉमी अमेरिका ने खत्म कर दी। ईरान, इराक, लीबिया, रशिया, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सद्दाम हुसैन के लिए कुछ भी बोला जाए, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डॉलर के अगेंस्ट बात की थी ट्रेड के लिए। ईरान ने डॉलर के अगेंस्ट जाने की कोशिश की कि भाई हम दूसरे करेंसी में भी ट्रेड करेंगे, तो ईरान के खिलाफ सैंक्शन है। रशिया ने शुरू किया, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस है। यूक्रेन को वॉर में उलझा दिया रशिया के साथ। तो डॉलर आपको करना ही पड़ेगा, और आप अगर जाओगे इसके खिलाफ तो अमेरिका विल शो हिज मिलिट्री पावर, और एल्स कुछ ना कुछ सैंक्शन लगा के आपकी इकोनॉमी को परेशान करेगा, वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। मतलब आपको कंपेल करेगा कि भाई अमेरिका के साथ हो। जैसे जॉर्ज बुश ने कहा था ना, इफ यू आर नॉट माई फ्रेंड देन यू आर माई एनिमी। तो अमेरिका की पॉलिसी बहुत क्लियर है, अगर आप उसके दोस्त नहीं हो तो आप उसके दुश्मन ही हो। तो स्विफ्ट नेटवर्क आपको समझ में आया, और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका ने इसको वेपनाइज किया आप देख सकते हो। गद्दाफी मार दिया जो कि डॉलर के खिलाफ गया। ईरान ने डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश की, ईरान की इकोनॉमी तबाह। ठीक है, जो भी उनके खिलाफ लॉबिंग करता है, जाने की कोशिश करता है, उसकी इकोनॉमी पे प्रेशर आ जाता है। तो ये है हाउ द डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी। इसमें हमने 3 चीजें के बारे में फोकस किया कि अमेरिका ने पहले तो उसमें कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन दिया था। दूसरा, अब क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस को मैनिपुलेट वो नहीं कर पाए, इस नाते कन्वर्टिबल का ऑप्शन खींचना पड़ा, नहीं तो उनके पास रिजर्व खत्म हो जाते हैं गोल्ड के। दूसरा क्या था, इन्होंने जितना भी क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो कंट्रोल करने की कोशिश की कि वो डॉलर्स में हो। तीसरा, स्विफ्ट नेटवर्क। चौथा, सैंक्शंस एंड मिलिट्री पावर। इसके बाद हम बात करेंगे डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज की। डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमीज, इसकी अभी तक हमने देखा कि डॉलर रिजर्व करेंसी बना कैसे, और अभी हम देखेंगे कि डॉलराइजेशन का मतलब क्या है। जैसे एल सल्वाडोर की बात कर लें, इक्वाडोर की बात कर लें, फुली डॉलराइज्ड इकोनॉमी, या फिर हम अर्जेंटीना की बात कर लें, जो कि अभी लास्ट ईयर एक न्यूज़ आई नवंबर में कि अर्जेंटीना जो है, जो वहाँ पर पीसो चलता है, उनकी करेंसी है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं डॉलर से, या मन बनाया गवर्नमेंट ने। एल मार्शल आइलैंड्स की बात कर लें, पनामा की बात कर लें, तो बहुत सारे ऐसे अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जहाँ पर डॉलराइजेशन की कभी कभी बात उठती है। ठीक है, डॉलराइजेशन, या देखो डॉलराइजेशन में डॉलर शब्द का जो यूज हो रहा है, इसका मतलब है क्या कि यू आर एक्सेप्टिंग डॉलर एज अ लीगल टेंडर मनी इन योर कंट्री। यू आर एक्सेप्टिंग यूएस डॉलर, द प्रोवाइडर ऑफ डॉलर इज यूएस, and you are just allowing, just letting dollars to circulate in your economy. तो यहां पर क्या है, आप उसको लीगली एक्सेप्ट कर रहे हो। जिस तरीके से डॉलर की बात करते हैं, बहुत सारे देशों में बहुत सारी करेंसी, जैसे ग्रीस की बात कर लें तो ग्रीस ने यूरो को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, यूरिनाइजेशन आप कह सकते हो उसको, जैसे डॉलराइजेशन है वैसे यूरिनाइजेशन है। तो दुनिया की स्टेबल करेंसीज को जब एक्सेप्ट करता है कोई देश, तो वहाँ पर उस करेंसी के नाम से रेफरेंस हम यहाँ पे लेते हैं। फिलहाल हम डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना ने बोला था। तो अच्छा, डॉलराइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये थोड़ा सा देखना चाहिए, या इसकी कहानी क्या है। सिंपल, आज तो लेक्चर की हम बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहानियों की बात करेंगे दोस्त। देखो होता क्या है ना, महंगाई की जहाँ तक बात है, तो महंगाई एक दो धारी तलवार है। खाने में नमक के जितना आपको चाहिए, ज्यादा होगा तो भी नहीं खा पाओगे और कम होगा तो भी नहीं खा पाओगे। यू नीड इन्फ्लेशन इन अ बैलेंस्ड मैनर इन योर इकोनॉमी जस्ट टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन योर कंट्री। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है ना, एक तरीके का लालच, एक तरीके का इंसेंटिव है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए।
ठीक है, लेकिन यही इन्फ्लेशन जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, तो जो कंज्यूमर सेक्टर है, जो कंज्यूमर्स है, ये उनका नुकसान करता है, क्योंकि ये परचेजिंग पावर को घटाता है और गुड्स और सर्विसेज को महंगा करता है। ठीक है, एक लिमिट तक तो ठीक है कि भाई चलो प्रोड्यूसर सेक्टर का एक मतलब जैसे कि इंडिया में हम बात करें तो वी हैड अडॉप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जहां पर गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और जिसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है आरबीआई की बाय मेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। इन इंडिया इट इज 4% प्लस माइनस 2, मीन टू से कि द लोअर टॉलरेंस लिमिट इज 2% एंड द अपर एक्सट्रीम टॉलरेंस लिमिट इज 6%. It can vary between 2 to 6%, but we need 4% at a moderate rate. But why? क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज 104 रुपए की होने का लालच होगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, नई कंपनियां नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट देश में होगा, जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर हम यूं कहें प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ विच रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, दैट्स व्हाई वी नीड इन्फ्लेशन। बट कभी कभी यही इन्फ्लेशन जो है ना, ये तो माइल्ड इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है और ये चेंज हो जाता है गैलोपिंग में या हाइपर में। दौड़ने लगती है महंगाई, और महंगाई का दौड़ना यानी इकोनॉमी का खत्म होना। लूट मच जाती है मार्केट में, किसी के पास कुछ रहता नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है आपके देश में, और यहीं पे बात होती है डॉलराइजेशन की। फिर देखो अर्जेंटीना में क्या हुआ, अगर आप उसकी केस स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि उनकी गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग पे जोर दे रही थी। हर साल फिस्कल डेफिसिट करना, फिस्कल डेफिसिट मतलब बजट में घाटा, सरकार के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट रिसीट्स। इन दैट केस देयर इज अ डेफिसिट इन द बजट, कमी है बजट में, घाटा है बजट में, एंड टू फुलफिल दैट डेफिसिट गवर्नमेंट रिकोर्स ऑन व्हाट, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट बाय गेटिंग द सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग करेंसी। तो आप सेंट्रल बैंक से करेंसी प्रिंट करा के अपने खर्चों की भरपाई कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो पैसा जाएगा कहाँ पे, इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में क्या होता है ना, पैसे की कीमत क्या है, दो चीजें कर रही हैं, एक तो उसकी अवेलेबिलिटी और दूसरा उसकी मान्यता। लीगल टेंडर, फियाट मनी, गवर्नमेंट की गारंटी। और अर्जेंटीना में क्या हुआ कि ये सीन जो चल रहा था डेफिसिट फाइनेंसिंग का, बार बार करते करते उनके देश में पैसे की सप्लाई, पेसो की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। पेसो उनकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी, उसकी वैल्यू गिरी, और एक टाइम के बाद क्या हो गई, इतनी ज़्यादा गिर गई कि उनके यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब अगर 50% से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और ये रैंडम महंगाई बढ़ती है, कोई उसका फिक्स पीरियड नहीं है, हो सकता है पर वीक, पर डे, पर मंथ, ऐसा भी हो सकता है। तो रैपिडली बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने लगी, 150% समथिंग। और इसको कवर अप कैसे किया जाए, लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि उनकी करेंसी की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे। आप एक ऐसा चीज आपके हाथ में है जिसको आपको बोरे में ले जाना है, और आप सामने वाले से सामान जो खरीद रहे हो उसके लिए आपको वो देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बोरे में पेसो नोट भर के ले जा रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो, उसमें एक पैकेट ब्रेड मिल रही है आपको, तो क्या सामने वाला एक बैठ के एक बोरे के नोट गिनेगा, या उसके लिए वो नोट की वैल्यू क्या है, वो नहीं देगा आपको सामान। तो जिन देशों में हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह होता है उसमें कुछ चीजें कर सकते हैं जिसको कहते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन किया जाए देश में। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है बार्टर सिस्टम का। लोग जो हैं बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, और बार्टर सिस्टम की वही लिमिटेशन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बायर सेलर, घूमना फिरना, सर्च, डिमांड सप्लाई गैप, मिसमैच। तो बार्टर सिस्टम की यहां पे बात होती है। गुड्स एंड कमोडिटीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, बट उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं, बहुत परेशानी होती है, और सबके पास वो चीज़ें नहीं हैं, रिसोर्स उतने नहीं हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा एक तरीका आता है कि भाई जो करेंसी आपकी ख़राब हो गई है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, जिसकी सप्लाई एक्सेसिव हो गई है इकोनॉमी में, उसकी सप्लाई को कम किया जाए। कैसे? डिमोनेटाइजेशन करके।
डिमोनेटाइज कर दो, उसको खत्म करो और उसको रिप्लेस कर दो नई करेंसी से। जैसे इंडिया में 500 1000 को रिप्लेस किया गया नए 500 और 2000 के नोट से। तो डिमोनेटाइजेशन का एक विकल्प आता है, ठीक है। जैसे मान लो आप 10 नोट ले आओ, उसके बदले में एक ये नोट ले जाओ। अब आप आराम से ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो क्योंकि इस नोट की वैल्यू है। अपने 10,000 ले जाओ और ये हमारा 100 रुपए का नोट ले जाओ, ये भी कर सकते हैं डिमोनेटाइज करके, ठीक है। एक हायर मतलब मान्यता प्राप्त एक नई मुद्रा उनको या करेंसी आप उनको दे सकते हो, लीगल टेंडर आप उनको दे सकते हो। बट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी नहीं खराब चल रही है, उसके अपने खर्चे इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, देश में लोगों के अपने ट्रांजैक्शन मोटिव्स बहुत बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में नई करेंसी को जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लाना, तीनों ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पहला बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशन हो गई, दूसरा डिमोनेटाइजेशन की अपनी लिमिटेशन हो गई, तीसरा आप गोल्ड या अदर जो मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स, उसमें आप व्यापार कर सकते हो क्योंकि उसकी वैल्यू स्टेबल होती है। तो उसकी वैल्यू बेटा स्टेबल है, ठीक है। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि सबके पास नहीं है। तो एक चौथा ऑप्शन बचता है जिसको आप कहते हो डॉलराइजेशन। दुनिया की जो स्टेबल या रिजर्व करेंसीज है उनको अपनी लीगल टेंडर मान लेना, घोषित कर देना, डिक्लेयरिंग डॉलर एज अ लीगल टेंडर। मतलब कहने का कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब डॉलर में हम ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार यहां पर कर सकते हैं। बट आप बताओ, डॉलर छाप रहा अमेरिका, आपके लिए थोड़ी छाप रहा है, वो अपनी जरूरतों के लिए छाप रहा है, अपने हिसाब से छाप रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपने डॉलर बोला और अमेरिका फेड रिजर्व ने बोला कि नहीं, अब जो सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना है वो भी अपने यहाँ डॉलर अमेरिका का छाप सकती है। तो वहां उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या रह जाएगा? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी देश इस तरह के डॉलर तो खत्म हो जाएगा ना इस तरीके से। तो ऐसे में कुछ रास्ते होते हैं जिनके थ्रू डॉलर आपकी इकोनॉमी में आ सकता है। जैसे पहली चीज कि आप कुछ अपने रिसोर्स बेच दो, एक्सपोर्ट कर दो, गुड्स एंड सर्विस या कुछ भी चीजें ऐसी हैं, वो जब बेचोगे और उनका पेमेंट अगर डॉलर में आएगा तो आपकी इकोनॉमी में डॉलर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बट एक ऐसा देश जहां पर क्राइसिस ऑलरेडी मची हुई है, कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कुछ नहीं देश में हो रहा है, मार्केट में सब चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, तो ऐसे में वो जब उसकी डोमेस्टिक डिमांड नहीं पूरी हो रही है तो वो कैसे इंटरनेशनल डिमांड को पूरी करेगा? एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है कि भाई ग्रांट या डोनेशन आपको मिल जाए। अब वो तो भीख होती है, इतना ज़्यादा थोड़ी मिलेगा कि आपके पूरे देश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सबको कैरी आउट कर सको आप उसमें। तो बहुत थोड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, कोई किसी ने दया करके थोड़ा डोनेशन या ग्रांट आपको दे दिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? रेमिटेंसेस, कि आपके जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, नॉन रेसिडेंट्स जो भी आपके हैं, जो आपके देश में वो पैसे भेज रहे हैं, अगर वो डॉलर वगैरह भेजते हैं तो उस तरीके से भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। वी रिसीव्ड लास्ट ईयर $100 बिलियन। पाकिस्तान $2 बिलियन मांग रहा था, हमारे यहाँ तो $100 बिलियन हमारे एनआरआईज भेज दे रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तीसरा ये तरीका हो गया। लेकिन ये भी कोई मतलब आप कह सकते हो ना स्टेबल या बहुत इस पर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने आपके लोग हैं बाहर रह रहे हैं या वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, वो पर डिपेंड करेगा रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका है वो सिंपली आपके देश में कैपिटल का इनफ्लो हो जाए। इनफ्लो मतलब बाहर से निवेश आ जाए, एफडीआई, एफपीआई, इस टाइप से। हाँ, आपके देश में क्राइसिस है तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, प्राइस इनस्टेबिलिटी है, सारी इनस्टेबिलिटीज हैं आपके देश में, तो बाहर वाला निवेशक क्यों आएगा आपके देश में? अंतिम ऑप्शन, बोरोइंग्स, कर्ज ले लो, बाइलेटरल या मल्टीलेटरल। बाइलेटरल मतलब अमेरिकी सरकार से या अमेरिकी बैंक से आप कर्ज ले लो। मल्टीलेटरल, जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, उनसे लोन ले लो। बट याद रखना, ये पैसा ग्रांट नहीं है, ये पैसा लोन है, विच विल ऑल्सो ब्रिंग इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी अलॉन्ग विद द कंडीशनलिटीज। कंडीशनलिटीज को भी आपके देश में वो इंपोज करेगा, आपको उस देश की कंडीशन मांगनी पड़ेगी। तो देखो, डॉलराइजेशन के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फायदे क्या हैं डॉलराइजेशन के? थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट करते हैं।
फायदा सबसे बड़ा यह है कि आपके देश में प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो दुनिया भर के दाम बढ़ रहे थे उन पे थोड़ी सी लगाम लग जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि पीसों की तरह डॉलर भी उड़ रहा है मार्केट में, नहीं, उसकी लिमिटेशन है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल है। तो ऐसे में आप फालतू के खर्चे नहीं करोगे, ज़रूरत के खर्चे करोगे, मार्केट में अपने आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, सरकार जो फालतू खर्च कर रही थी ना, उस पर उसका हाथ बच जाएगा, फिस्कल डिसिप्लिन आ जाएगा इन द बजटरी मैनेजमेंट। व्हाट इज फिस्कल डिसिप्लिन? बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट रिसीट्स। तो हर साल जो फिस्कल डेफिसिट करके मोनेटाइजेशन करवा रहे थे वो अब पॉसिबल नहीं है। तो वो गवर्नमेंट भी अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करेगी इस तरीके से ताकि देश की इकोनॉमी स्टेबल हो सके। वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज नहीं लॉन्च करेगी देश में, अपने खर्चों पर नियंत्रण करेगी, कंट्रोल करेगी। तो पहली बात ये प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। दूसरी बात, जो आपका बजटरी मैनेजमेंट है उसको कंसोलिडेट करेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन को बढ़ावा देगा, फिस्कल डिसिप्लिन को आपकी इकोनॉमी में बढ़ावा देगा। तीसरा, कि आप जो भी बाहर से इंपोर्ट करते हो ना, वो इंपोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ डॉलर है और डॉलर में सारा ट्रेड होता है, मैक्सिमम ट्रेड दुनिया का 75% ट्रेड डॉलर्स में होता है। ऐसे में आपको जो कुछ चाहिए आप डॉलर में बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे में आपके इकोनॉमी में आ जाएगी स्टेबिलिटी, और जिनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है उनमें लोगों को कॉन्फिडेंस होता है। लड़के वालों के यहाँ जब जाते हैं तो क्या चेक करते हैं? फैमिली की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं ना, तब ना इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं कि हमारी लड़की यहाँ सही से रहेगी। सिमिलरली यहाँ देश में भी हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी अगर स्टेबल है, इकोनॉमी का स्टेबल होना मतलब पॉलिटी भी आपकी स्टेबल है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक आता है कि अगर आपकी पॉलिटिक्स स्टेबल होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो फिर आपके देश में इन्वेस्ट करना शुरू होगा। और ये अगर शुरू हो गया तो आपके देश में फिर धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ना शुरू होगा और आप फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ की पटरी पर लौट सकते हो। जैसा कि इक्वाडोर की इकोनॉमी में देखा गया, जब उसने डॉलराइजेशन को, फुली डॉलराइज्ड इकोनॉमी दुनिया की बनता है, वो डॉलराइजेशन को अडॉप्ट किया, अपनी क्राइसिस से वो निकल आए। बट ग्रीस की कंडीशन अगर देखी जाए, ग्रीस में भी ऐसा ही कुछ है जब उसने यूरो को अडॉप्ट किया था, लेकिन ग्रीस में कुछ उसके डाउन साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। ये तो अप साइड इफेक्ट थे, ठीक है। डाउन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपने डॉलर को अडॉप्ट कर लिया, यानी आपके सेंट्रल बैंक का जो रोल है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल या गवर्नमेंट का जो रोल है फिस्कल पॉलिसी वगैरह बनाना, वो खत्म। अब अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी और अमेरिकन फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करेंगे कि आपकी मार्केट में कौन सी पॉलिसी रन करेगी, यानी आपकी जो सॉवरेंटी है वो खत्म हो गई। अगर फेड रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा डॉलर को खींचने के लिए, तो जाहिर सी बात है जैसे ही फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डॉलर आपके देश से जाना शुरू हो जाएगा, आपके मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे फिर। और जैसे इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो आपको भी इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्केट कंडीशन। हो सकता है आपके महंगाई बढ़ रही हो और आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत हो, लेकिन अमेरिका ने घटा दिया तो आपको घटाना है। अब आपकी फिस्कल पॉलिसी फेल्ड, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल्ड, रोल ऑफ जो आपका सेंट्रल बैंक का रोल है वो खत्म इकोनॉमी से, आपका एक्सपोर्ट यहां पे घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है कि सामने वाला तब आपके यहां से कोई चीज खरीदेगा जब उसको वो सस्ती पड़ेगी, लेकिन आपकी इकोनॉमी में तो डॉलर चल रहा है ना। $1 में हिंदुस्तान के 80 रुपए हैं या 85 रुपए मान लो हो गए, तो बाहर के लोग ज्यादा चीजें खरीद के यहां से ले जाएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे आपके देश में। लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी डॉलर अडॉप्ट कर लिया तो वो बंदा कहीं और देखेगा ना खरीदारी के लिए, तो ऐसे में आपका एक्सपोर्ट घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, इससे क्या होता है कि अगर हम देखा जाए तो रिसोर्सेज का बहुत लॉस होता है देशों को। लॉस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यू विल लूज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। डॉलर चाहिए, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा सामने वाले को। हो सकता है ऑयल रिजर्व आप अपने दे दो, हो सकता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज आपको आधे से कम रेट पे बेचना पड़े अमेरिका को। रिसोर्स का मतलब आपका देश गिरवी हो गया अब अमेरिकन इकोनॉमी का, राइट। प्लस क्या है
डॉलराइजेशन एक सॉल्यूशन है, लेकिन उन देशों के लिए जिनकी इकोनॉमी का साइज छोटा है। अर्जेंटीना की बात करें, मान लो $40 बिलियन की जरूरत है, तो $40 बिलियन उनको देगा कौन, और किस तरीके से वो $40 बिलियन मार्केट से रेस करें? फिर छाप थोड़ी सकते हैं। इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, इस तरीके के जो इकोनॉमीज हैं, मार्शल आइलैंड्स वगैरह, बहुत छोटे छोटे हैं, $2-2 बिलियन में काम चल गया यार, $3 बिलियन में काम चल गया। लेकिन जहां की इकोनॉमी बड़ी है वहां डॉलराइजेशन कैन नॉट बी द सोल्यूशन। यू हैव टू अडॉप्ट मल्टीपल करेंसीज एज लाइक लीगल टेंडर, और वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी इकोनॉमी में। हर करेंसी का अपने रोल होगा, हर देश की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को आपको देखना पड़ेगा, वो भी एक सोल्यूशन नहीं निकलता। छोटी इकोनॉमी में सक्सेसफुल हो जाए, बड़ी इकोनॉमी में सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप महंगाई को कम करना चाह रहे हो ना, मेन बात तो ये है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी लानी है, ताकि फिर से चीज़ें रिज्यूम हो सकें आपके देश में, कंज्यूमर सेक्टर फिर से एक मार्केट में कॉन्फिडेंस गेन कर सके। बट हो सकता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हों आपके देश में। स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स मीन्स व्हाट? सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। आर्टिफिशियली जो है प्राइस बढ़ाया जा रहा है मार्केट में चीज़ों की बोलियां लगवाने के लिए। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है मार्केट में अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीज़ें बिके, ये इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है आपके देश में, वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, बाकी और चीज़ें नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स कैन ऑल्सो बी देयर। तो सिस्टम में भी खराबी हो सकती है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही हो, और उस केस में क्या है, डॉलराइजेशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब फिर से और बुरी सिचुएशन में आप यहां पर फंस जाओगे। डॉलराइजेशन से एक बात समझ में आती है, जैसे एक अर्जेंटीना में जब ये बात हो रही थी, तो जब डॉलराइजेशन की हमने बात कही तो उसमें कैंटिलियन इफेक्ट, रिचर्ड कैंटिलन एक इकोनॉमिस्ट थे, तो कैंटिलन इफेक्ट की यहां पर बात हुई। कैंटिलन इफेक्ट को आसान शब्दों में अगर हम कहा जाए तो देखो, जब भी पैसा इंट्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में तो सबसे पहले किसके पास आता है? मान लो आरबीआई ने नोट छापे हैं और मार्केट में वो नोट पहुंच रहे हैं, सबसे पहले किसके पास आता है? और जिसके हाथ में सबसे पहले आएगा उसके हाथ में फर्स्ट हैंड एडवांटेज भी आएगी। सरकार, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लार्ज कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बिजनेसेस, एंड दे गेट फर्स्ट हैंड एडवांटेज। उनके हाथ में पहले पैसा आया, उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू कर दी सस्ते रेट में। ठीक है, और उनके हाथ से जब ये आम जनता के हाथ तक जब तक ये पैसा पहुंच रहा है, तब तक उनकी खरीदारी की वजह से मार्केट में दाम क्या हो गए? बढ़ गए। और इस तरीके से अगर मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं कि अमीरों की खरीदारी से गरीबों की अगर रोटियां महंगी हो रही हैं, गरीबों की थाली महंगी हो रही है, द थिंग इज नोन एज कैंटिलन इफेक्ट। तो कैंटिलन इफेक्ट की भी यहां पर बात होती है। इस नाते दुनिया में फिर से एक ड्राइव चली डी डॉलराइजेशन को लेकर। तीसरे और अंतिम पार्ट में हम समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन का मुद्दा देश में क्या है, क्यों इंडिया और बाकी देश, रशिया, चाइना, ईरान वगैरह बहुत सारे देशों से आप सुन रहे हो, 18 देशों के साथ हम खुद ही बात कर रहे हैं कि रुपए में हम व्यापार शुरू करें। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे कि हम क्यों अब डॉलर की डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं, जिस प्रोसेस को आपने बोला डी डॉलराइजेशन इन द इकोनॉमीज। डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया अमेरिका ने, दुनिया को इसके लिए मजबूर किया यूज करने पर। कुछ देशों ने डॉलर को ही अपनी फिएट करेंसी या लीगल टेंडर मनी बना लिया, क्योंकि स्टेबल है मामला उसका, एज अ करेंसी उसकी वैल्यू स्टेबल है, डॉलर की सुप्रीमेसी है। फेड रिजर्व की रिपोर्ट कहती है कि ऑलमोस्ट 79% जो दुनिया में ट्रेड होते हैं इट इज डन इन डॉलर्स। 79% डिपेंडेंसी। तो अमेरिका के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है डॉलर को एज लाइक वेपन यूज करने की। जैसा कि हमने देखा कि जितने भी देश या जितने भी लोग डॉलर के खिलाफ बातें भी की हैं, उनके खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन, स्विफ्ट कोड से बाहर निकाल देना, उनकी इकोनॉमीज को वो करना, डिस्टर्ब करना, या फिर कभी कभी मिलिट्री एक्शंस। ईरान की बात कर लीजिए आप,
ठीक है, इराक की बात कर लीजिए आप, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए आप, तो मेनी थिंग्स आर देयर। अफगानिस्तान का चलो मुद्दा दूसरा है, बट थिंग्स आर देयर। लीबिया की बात कर लीजिए आप, रशिया की बात कर लीजिए आप, चाइना की बात कर लीजिए आप, थिंग्स आर देयर। खैर, डी डॉलराइजेशन का मुद्दा अचानक से कैसे उठता है? बिकॉज कहानी बदलती है 2014 में, जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो जो ग्रुप ऑफ 7 है, पहले ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था, उससे रशिया को बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अभी 2022 में जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर के नाते क्या हुआ कि अमेरिका वो सपोर्टिंग यूक्रेन, and as a result of which America just threatened Russia with sanctions, और sanctions लगा भी दिए ताकि रशिया का ट्रेड खत्म हो जाए, उसकी इकोनॉमी इंपैक्ट हो, प्लस स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाला। जैसे ही स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाला तो 630 बिलियन डॉलर्स रशिया के सीज हो गए। नाउ द रशियन बैंक्स आर अनेबल टू यूज दैट मनी, दे कैन नॉट ट्रांसफर इवन, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी तब तक पैसा भी ट्रांसफर नहीं होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही आता है। और इसके बाद दुनिया की नजर जाती है फिर से इस तरफ, फिर से वो एक बार इस प्रॉब्लम को नोटिस करती है दुनिया, और इसके लिए सोचना शुरू करती है कि व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम। अल्टरनेटिव क्या है? तो डी डॉलराइजेशन की बात होती है। अच्छा, डी डॉलराइजेशन में अगर हम ये समझ पाएं कि भाई इसको करना क्यों जरूरी है, तो ज्यादा अच्छे से हम इसके बारे में रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, करना क्यों जरूरी है। पहला, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। अमेरिका ने अपने ट्रेड को मतलब अपने डॉलर को इतना वेपनाइज किया है, उसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, और उन दुनिया का जो ट्रेड हो रहा है उसको वो बाध्य करता है, उसको वो कंपेल करता है कि वो किस में हो, यहां पर डॉलर्स में। दूसरा, जो भी यूएस के खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ जो भी डॉलर के खिलाफ जाता है, इवन उसके खिलाफ यूएस के सैंक्शंस लग जाते हैं। आप वहां पर सैंक्शंस लगा दे रहे हो, तो सैंक्शंस बार बार लगाने से क्या होता है कि देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है, आपसे कोई ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि अगर आपसे वो ट्रेड करेगा तो अल्टीमेटली वो फिर आपका दुश्मन बन जाता है। तो यूएस सैंक्शंस का डर, फिर स्विफ्ट नेटवर्क से आपको बाहर निकाल देगा वो। ठीक है, अमेरिका विल मेक आउट ऑफ यू स्विफ्ट नेटवर्क से आप बाहर हो गए तो डॉलर का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आईएफएस कोड नहीं पता होगा, जैसे इंडिया में अगर किसी बैंक से किसी बैंक में ट्रांसफर करना है तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक उसी तरीके से वहां भी इंटर बैंक ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट कोड यूज होता है एट द इंटरनेशनल लेवल, तो आप पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है, ये दुनिया पर यूएस का जो बैंकिंग, ठीक है, यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर उसको आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को वो लीड करता है। लास्ट ईयर ही आप देख लो, बैंकिंग क्राइसिस हुई, सिलिकॉन वैली बैंक, उसके पहले लेहमन ब्रदर्स। जैसे ही वहां की बैंक कोलैप्स करना शुरू करेंगी तो देखोगे रिसेशन स्टार्ट होगा और पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम पर खतरा मंडराने लगता है कोलैप्स होने का। वो तो आरबीआई ने इतने सारे स्टेप्स लिए कि जो यूएस का इंपैक्ट था वो इंडिया की बैंकिंग सिस्टम पे नहीं पड़ा। तो उनकी दादागिरी भी चलती है। सीन क्या है ना, यूएस की बैंक प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना उनके कोऑर्डिनेशन के डॉलर का ट्रांसफर बड़ा मुश्किल होगा और उनसे कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में कोई बैंक है जिसको बैंक ऑफ सिंगापुर में पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक ऑफ सिंगापुर से जनरली उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो डायरेक्टली उससे जुड़ सके। कोई ना कोई आपका ऑनलाइन नेटवर्क होना चाहिए, बिना नेटवर्क के आप जुड़ोगे कैसे?
तो ऐसे में फिर आती है बात स्विफ्ट नेटवर्क की, और हर बैंक अपना अकाउंट जो है, एक अकाउंट जो है अमेरिकन बैंक्स के पास मेंटेन करती हैं, क्योंकि डॉलर में सारा ट्रेड हो रहा है, और डॉलर को ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एवरी बैंक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबकी बात नहीं करें, ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन्स एन अकाउंट विद द यूएस बैंक्स। यूएस बैंक के साथ वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। मुझे सिंगापुर में पेमेंट भेजा, लेकिन मैं जो है यहाँ से पेमेंट भेज रहा हूँ अमेरिकन बैंक को। अमेरिकन बैंक हमारे बिहाफ पे फिर ट्रांसफर कर रही है सिंगापुर, क्योंकि दोनों के अकाउंट वहां पर है। और ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डायरेक्टली किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। और जहाँ तक स्विफ्ट नेटवर्क की बात है, स्विफ्ट नेटवर्क से अगर मान लो दोनों बैंक्स आपस में कनेक्टेड है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आपस में मान लो हमारे पास कोई एक्सचेंज का कोई मॉडल नहीं है, या स्विफ्ट नेटवर्क में हम नहीं हैं, लेकिन हम अमेरिकन बैंक में हमारा अकाउंट है, तो वी कैन जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो नेटवर्किंग की बात यहाँ पर आ जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। प्लस क्या है कि जियो पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं ना, उनके नाते भी हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। क्योंकि हमेशा आप देख रहे हो कि रिसेंट में आप देख लो, अभी रशिया यूक्रेन वॉर से आप निकले भी नहीं थे, गल्फ क्राइसिस हो गई। गल्फ क्राइसिस में आप क्या देख रहे हो? मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, फिर से इसराइल जो है, इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसराइल को सपोर्ट कर दिया इन्होंने, यूएस ने। लड़ाई लंबी खिंच रही है, फिर से मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स हो रहा है। आप किसके साथ खड़े हो, किसके साथ नहीं खड़े हो, उसके बेसिस पर अगर आपके फ्यूचर का जजमेंट हो रहा है, तो फिर यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव देखो, सिंपल सा लॉजिक है, किसी को इतना ऑप्रेस और इतना सप्रेस नहीं कर दो कि वो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने लगे। और यूएस ने यही किया, बार बार हर तरीके से दुनिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनिपुलेट करने की उसने कोशिश की है। उसने डॉलर की सुप्रीमेसी को बरकरार रखने की कोशिश की है, जिससे ये प्रॉब्लम सारी आपको देखने को दुनिया में मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इनस्टेबिलिटी की भी बात होती है। देयर इज इनस्टेबिलिटी रिस्क ऑल्सो, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके देश में नहीं रह जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपके प्राइस स्टेबिलिटी आपके। अब यूएस फेडरल रिजर्व ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, आपकी इकोनॉमी से डॉलर, यूएस इकोनॉमी में Indian banks are offering, for example, in Indian financial market, the interest rate is 6%, say for example. But in the US market, if it is 8%, सारा FPI, foreign portfolio investment, सेकेंडों में वहां पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अब डॉलर की कमी आप क्या हो जाएगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है यूएस के सैंक्शंस का, और यूएस की दादागिरी के नाते दुनिया डी डॉलराइजेशन के बारे में यहाँ पर सोच रही है। बट दुनिया इस तरफ कैसे मूव कर सके, क्वेश्चन तो ये भी है, हम क्या कर सकते हैं। तो डी डॉलराइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप हर देश की सेंट्रल बैंक, हर देश अपने पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करता है, ताकि वो जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें टाइम टू टाइम इंटरवेन भी कर सके। और अगर मार्केट में कुछ फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो उसको मार्केट में फ्लैक्चुएशन है उसमें इंटरवेन भी कर सके। दूसरा क्या है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उनको केटर भी कर सके। फिलहाल मैं इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व आपको रखना पड़ता है। उस फॉरेन करेंसी के रिजर्व में अगर देखा जाए तो यूएस फेड की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में जो भी फॉरेन करेंसी रिजर्व रखे गए हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ, 60% यूएस डॉलर में है। अब आप सोच लो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, फॉरेन करेंसी रिजर्व में भी यूएस डॉलर है। अगर इसको एब्सोल्यूट फिगर्स में देखेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स की बात होती है। 11 point something trillion dollars are kept by the central banks of the world in the form of foreign currency, foreign reserve, foreign currency reserve. तो इस डिपेंडेंसी को धीरे 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 आपको घटाना होगा। और जैसे ही आप इस डिपेंडेंसी को घटाओगे, उसके पोर्टफोलियो को चेंज करोगे, दूसरी करेंसीज की तरफ मूव करोगे, तो धीरे धीरे आपकी यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी या दुनिया की यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म होना शुरू हो जाएगी।
तो आप चाइनीज़ युआन के लिए जैसे होता है कि एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, जापानीज़ येन एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, यूरो एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, स्विस फ्रैंक एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो तमाम करेंसीज की बात होती है, इसके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं, तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी को कम करना। दूसरा, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को प्रमोट करना। अब उसके लिए प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई आप बायलिटरल एग्रीमेंट्स करो, जैसे आपने रशिया के साथ किया था रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे जिसका पेमेंट आप रुपीज में कर रहे थे, और आप अगर रशिया से कुछ खरीदे तो उसका पेमेंट आप रूबल में कर रहे थे। बहुत सारा पैसा आपकी बैंकों में रशिया का पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीस। बट प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया के साथ, ये करने के लिए आपकी इकोनॉमी बहुत रिजिलियंट होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी पर लोगों की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। रशिया आपसे क्या खरीद रहा है? आप ऑयल खरीद रहे हो, बाकी सारी चीजें खरीद रहे हो, आप इस लायक इस काबिल तो बनो कि आपसे भी लोग दुनिया खरीदे। जब आपसे दुनिया खरीदेगी तब आपकी करेंसी की बात होगी। तो कहानी ये कहती है कि जब तक आपके पास एक्सपोर्ट लायक कोई सामान नहीं है तब तक आप इस चीज को नहीं कर सकते। सो पैक्ट करना एक अलग चीज है कि भाई हमने संधि कर ली, पैक्ट कर लिया, लेकिन उसके पहले आप इसके काबिल तो हो। आपकी इकोनॉमी इस काबिल होनी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी पर बाकी इकोनॉमीज डिपेंड कर रही हैं फॉर वेरियस थिंग्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा आपको, अपने देश में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक कंजीनियर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इकोनॉमी में, तब जाके इस सिचुएशन में आप आ सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप चाहते हो जैसे भारतीय रुपया दुनिया की रिजर्व करेंसी में आए, तो इसके लिए आपको फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन देना पड़ेगा। क्यों यूएस का डॉलर जो है वो सुप्रीमेसी में आया? क्योंकि उन्होंने पहले फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन दिया था, और फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन तभी हो सकता है जब आपके पास सरप्लस एम्पल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। चाइना के पास है, ठीक है। जैसे कन्वर्टिबिलिटी की बात होती है तो जैसे सिंपल है, आसान भाषा में आप क्या बोलोगे इसको कि जैसे युआन है, चाइनीज युआन और भारतीय रुपया। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या कोई भी कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो हो, देश के भीतर पैसा आ रहा है, देश के भीतर से बाहर पैसा जा रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ करंट अकाउंट यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे तो फुल कन्वर्टिबिलिटी है, लेकिन कैपिटल पे नहीं है। इस काबिल अभी हम नहीं है कि कैपिटल अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन दे दे, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं है। दुनिया में रिसेशन शुरू हो गया, दुनिया में कोई इवेंट हो गया, लोग भारतीय बैंकों से पैसा निकालने लगेंगे और भारतीय सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर आपने फुल कन्वर्टिबिलिटी दे दी तो कैपिटल अकाउंट पे। फिर तो आपके यहां फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो जानी है। अडॉप्ट करने के पहले हमें काबिल बनना है। काबिल बनने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत करना, रिजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाना देश में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है? आसान भाषा में आपके देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, they should be able to discharge their obligations without getting affected from endogenous and exogenous factors। किसी भी प्रकार की बाधाओं से, जो भी आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से देश में आ रही है, अगर उससे वो बचे हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पा रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। वो नहीं, अमेरिका में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गए, कोई बात नहीं है, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका असर हमारे देश पर नहीं पड़ा। तो अभी रिजिलियंस को और बढ़ाना है, ठीक है। प्लस अगर आपको चाहिए कि दुनिया में रुपए की डिमांड बढ़े, दुनिया में रुपए को जाना जाए, तो उसके लिए बेटा आपके पास चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट भी होना चाहिए और फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी होना चाहिए। व्हाट इज फिजिकल प्रोडक्ट? गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स की बात कर लो या और चीजों की बात कर लो, ठीक है। फिजिकल फाइनेंशियल का मेरा यहां कहने का मतलब, एक तो गुड्स एंड सर्विस हो गया, दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका बॉन्ड मार्केट, आपका शेयर मार्केट, इनकी बात करें तब ना लोग इंटरेस्ट लेंगे।
आपकी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो दे वुड रिक्वायर व्हाट, इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ेगी दुनिया में। यही तो अमेरिका ने किया। दुनिया, यूरोप डिस्टर्ब है, उनको गुड्स एंड सर्विस देना तो डॉलर चाहिए उनको। दुनिया को तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए दुनिया को। दुनिया को यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है तो दुनिया को डॉलर चाहिए। इसी पे तो सारा खेल है। यही चीज आपको भी करनी पड़ेगी इफ यू वांट रुपी एज लाइक रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको डोमिनेंस करना है तो इंडिया ने ड्राइव शुरू की है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका ज्यादा फायदा जो है वो चाइनीज युआन को मिल रहा है। ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, जयशंकर जी ने अभी तो मना किया है फिलहाल कि अभी नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हाँ इसका ज़्यादातर फायदा, क्योंकि जो भी रशिया से आपने ऑयल इंपोर्ट किया है, बहुत ही अगर देखा जाए तो कुछ कंपनियों ने युआन में भी पेमेंट किया है, क्योंकि रशिया और चाइना ने हाथ मिलाया है यूएस के खिलाफ। अब रशिया कह रहा है कि हमें युआन चाहिए, तो फायदा तो चाइना को मिल रहा है आपकी ड्राइव का। रशिया के पास ऑलरेडी रुपया पड़ा हुआ है, उसको नहीं चाहिए रुपए में पेमेंट, उसको चाहिए अदर करेंसीज में। डॉलर तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसको युआन चाहिए, क्योंकि वो चाइना से बहुत सारी चीजें ट्रेड करते हैं वो लोग। तो इंडिया की ड्राइव का जो फायदा है, वो जो लास्ट एंड बेनिफिट है, वो चाइनीज इकोनॉमी को हो जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है अभी कि रुपए को डोमिनेंस दिला सके, सुप्रीमेसी दिला सके मार्केट में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? बायलैटरल एग्रीमेंट हम कर सकते हैं, अपनी नेशनल करेंसी को प्रमोट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की, इंडियन प्रोडक्ट्स की, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बना सकते हैं, ताकि हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चीज़ें एक्सपोर्ट हो, और उन लोगों को फिर क्या होगी, इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अपना खुद का एक फाइनेंशियल नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जब भी बात होती, जैसे रशिया में बात हुई तो MIR, मीर की बात हुई। इंडिया में जैसे बात हो रही है तो हम UPI की बात कर रहे हैं। अपना खुद का फाइनेंशियल नेटवर्क बनाना, UPI एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन इसका हो सकता है अगर इसको लार्ज स्केल पर प्रमोट किया जाए तो। क्योंकि जब तक स्विफ्ट वाला पंगा रहेगा, जब तक स्विफ्ट वाली चीजें रहेंगी, उसकी जो प्रॉब्लम्स वो रहेंगी, तब तक फिर आपको फायदा वो नहीं मिल सकता, और हमेशा सैंक्शंस का डर आपको लगा रहेगा। बट जैसे आपका अपना फाइनेंशियल नेटवर्क बन गया तो आप आपस में, अगर मान लीजिए जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो पॉलिटिक्स है, दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी आपको कुछ सुधार करने होंगे, और जियोनॉमिकल लेवल पे कुछ सुधार करने होंगे। आपको अपने एलाइज बढ़ाने होंगे, आपको अपने दोस्त बढ़ाने होंगे जो आपसे ट्रेड करने को तैयार हो, और इतना कॉन्फिडेंस आपके इकोनॉमी पर और आपके ऊपर हो कि आपसे उनका इतना ज़्यादा फायदा हो रहा हो कि वो यूएस के खिलाफ जाने को तैयार रहें। और इतना आसान फिलहाल इंडिया के लिए ये काम अभी नहीं है, चैलेंज है। क्योंकि कहानी ये कहती है ना कि इंडिया जो ये माहौल बना रहा है, या इंडिया जिस तरीके से 18 देशों से बात कर रहा है, रुपी ट्रेडिंग की, ईरान से जैसे आपने रुपी रियाल की बात की, सारी चीज़ें एक जगह आप साइड करो, लेकिन आप ये सोचो कि इसका फायदा, एडवांटेज किसको मिल रहा है? चाइना को। गल्फ नेशन सब तैयार हो गए हैं, अभी भी मतलब उनसे नेगोशिएशन चल रहे हैं, हो सकता है वो भी तैयार हो जाए आपसे रुपए में ट्रेड। लेकिन बेटा वो रुपया लेके आपका, मान लो ठीक है, आपने तेल खरीदा उनसे और आपने रुपए में पेमेंट कर दिया, एंड दे एक्सेप्टेड द पेमेंट। एक काम। दूसरा क्या है, वो रुपया उनके किस काम का, आप उनको क्या दे रहे हो? जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आपकी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लस आपके पास इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी होना चाहिए, फॉरेन रिजर्व होना चाहिए कि आप मार्केट को स्टेबलाइज कर सको, अपनी कम से कम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज कर सको। आपका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि किसी एक करेंसी की बदौलत दुनिया का ट्रेड नहीं चलता है। हालांकि यूएस डॉलर की एक बात होती है, यूएस की इकोनॉमी भी तो बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, इस नाते उसकी करेंसी जो है ज़्यादा है और वो केटर भी कर सकते हैं चीज़ों को। ऐसा थोड़ी है कि बिना इकोनॉमी के साइज हुए, क्योंकि जब भी आप करेंसी प्रिंट करते हो तो यू ऑलवेज कीप इन द माइंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी, द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो फैक्टर को अगर कंसिडर नहीं किया तो पॉलिसी फेल। तो डी डॉलराइजेशन इंडिया के लिए अभी इतना आसान नहीं है, और जो भी हम ड्राइव चला रहे हैं इसका जो अभी अपर हैंड बेनिफिट है वो चाइना को मिलता जा रहा है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं डी डॉलराइजेशन की, तो आप ये सोचो, डॉलर नहीं तो और क्या? डॉलर नहीं है तो और क्या आपके पास ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन फिर वही बचेगा, चाइनीज युआन, जिसकी इकोनॉमी बड़ी है। चाइनीज इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भाई जाहिर सी बात है, सभी देश चाइना को प्रेफर करेंगे, क्योंकि चाइना जो है इनपुट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। बिना चाइना के किसी का काम चलने वाला नहीं है। चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, पूरी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है। जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि दे डिपेंड अल्टीमेटली ऑन चाइनीज इकोनॉमी। तो यूएस डॉलर में शिफ्ट करना एक अलग चीज, मतलब यूएस डॉलर से खुद को शिफ्ट करना एक अलग चीज है। आप सडन शिफ्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेरियस जियोनॉमिक्स पे काम करना है, जियोपॉलिटिक्स पे काम करना है, इंटरनल इकोनॉमी पे काम करना है, अपने फाइनेंशियल सिस्टम पे काम करना है, लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करना है। For example, developing food processing industry, developing sunrise industries in India. Huge investment should be there in the capital expenditure. गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट्स को कम करना होगा, अपने देश के कर्ज को कम करना होगा, तब जाके आप इस डोमिनेंट सिचुएशन में आ पाओगे। सो डी डॉलराइजेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इतने आसान इंडिया की राह नहीं है। खैर, इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर कैसे बना। ठीक है, अमेरिका के पास अमेरिका ने कैसे इसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया दुनिया में। दुनिया के छोटे मोटे देश जहां भी इनस्टेबिलिटी आती है या बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है यूं कह लें, तो डॉलराइजेशन की बात करते हैं। और आज दुनिया क्यों डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है और उसमें भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हमने एक कहानी सुनी, समझी। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, बिकॉज किस्सा है इकोनॉमिक्स का। अगले किसी वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो जो भी हो, उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा इकरा के प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक आपसे गुजारिश भी करता हूं, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, काइंडली अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए इस तरीके से जिसमें हम ब्रेक डाउन करके चीज़ों को समझ सके कहानी के फॉर्मेट में, तो वो टॉपिक और अपने डाउट्स, क्वेरीज, जितनी भी चीज़ें हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दे। प्लस इकरा के जो भी कोर्सेज के चीज़ें हैं या इकरा के जो भी ऐप्स वगैरह हैं, वो उनके सारे डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ अस, लव यू ऑल गाइज, सी यू सून।